हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और लेकर आया हूं आपके लिए एमसीक्यू के क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में 15 एमसीक्यू के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर जो पेटेंट एक्ट है उस पर क्वेश्चन होने वाले हैं और हमारे पेटिशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और यह क्वेश्चन केवल एआईबी एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 3 ऑफ द पेटिशन एक्ट 1970, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरटेन एंड हियर ए पेटिशन। यानी कि कोई पेटिशन सुनने का अधिकार, उसको एक्सेप्ट करने का अधिकार किसके पास है? वो है कोर्ट के पास, और वो उसी कोर्ट के पास है जो कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन की कोर्ट होगी। यानी कि आपके पिक्यूनरी आपको देखा जाएगा पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है, या फिर देखा जाएगा कि किस एरिया में आपका जो केस है वो बन रहा है और उस एरिया की कौन सी कोर्ट है। 1970 के पेटिशन एक्ट की धारा 3 के अनुसार किसी भी याचिका को केवल उसी अदालत के द्वारा सुना जा सकता है जिसके पास उसे सुनने का कानूनी अधिकार हो। इसका मतलब है कि याचिका से संबंधित विषय पर निर्णय लेने के लिए अदालत के पास वैध अधिकार होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू regarding the jurisdiction of the court under section number 3 of a petition act 1970. The jurisdiction is determined by the nature of the petition। जैसा कि मैंने कहा था कि petition किस तरीके की है, क्या पिक्यूनरी jurisdiction है, किस कोर्ट को इंटरटेन उसे करना है, एंड द कोर्ट्स अथॉरिटी ओवर द मैटर। धारा 3 के तहत किसी भी याचिका को सुनने के लिए अदालत का क्षेत्राधिकार उस याचिका के प्रकार और उस मामले में अदालत के विशिष्ट अधिकारिता के आधार पर तय किया जाता है। सभी अदालतों को हर प्रकार की याचिका सुनने का अधिकार नहीं होता है। अलग अलग कोर्ट है अलग अलग केसेस को सुनने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द जुरिडिक्शन ऑफ ए कोर्ट टू इंटरटेन ए पेटिशन अंडर द सेक्शन नंबर 3 ऑफ द पेटिशन एक्ट 1970। यानी कि कौन सा फैक्टर नहीं है इन सभी में से? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पेटिशनर। सेकंड है द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेटिशन। थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पेटिशनर। फोर्थ है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट ओवर द इशू। तो जो सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि धारा 3 अदालत के क्षेत्राधिकार का निर्धारण याचिकाओं के निवास स्थान, याचिका के विषय का प्रकार और अदालत के अधिकारिता पर आधारित होता है। याचिकाकर्ता की आर्थिक स्थिति क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने वाला कारक नहीं है। यानी कि उसका स्थान, उसका प्रकार, उसकी अधिकारिता, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ ए पेटिशन एक्ट 1970, व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट द कोर्ट दैट इज हियरिंग ए पेटिशन। यानी कि क्या इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है जो ये कहती है कि कोर्ट दैट इज हियरिंग ए पेटिशन, की पेटिशन को जो है कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। पहला ऑप्शन है द कोर्ट मस्ट बी लोकेटेड नियर द पेटिशनर हाउस। सेकंड है द कोर्ट मस्ट हैव जुरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेटिशन। थर्ड है द कोर्ट मस्ट बी ऑफ ए हायर लेवल देन द पेटिशनर लोकल कोर्ट। फोर्थ है द कोर्ट मस्ट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द सिमिलर पेटिशन। तो यहाँ पर कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर देखा जाएगा। कोर्ट मस्ट हैव जुरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेटिशन।
धारा 3 के तहत याचिका सुनने वाली अदालत को याचिका के विषय पर अधिकार होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही अदालत याचिका पर सुनवाई करे जिसके पास उस विशेष कानूनी मुद्दे को संबोधित करने की क्षमता हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज़न आती है, अगर आपको लगता है उसका कोई और ऑप्शन सही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट उसको गलत याद ना करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कैन ए पेटिशन बी फाइल्ड in any court under section number 3 of this act if the court does not have jurisdiction? क्या jurisdiction ना होते हुए भी ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। No, the court must have jurisdiction to entertain the petition. धारा 3 के तहत केवल वही अदालत याचिका को सुनेगी जिसके पास उस याचिका के विषय का अधिकार हो। अगर अदालत के पास अधिकार नहीं है तो याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर ए पेटेंटेबल इन्वेंशन अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970? किसको कंसीडर किया जाएगा? पहला ऑप्शन है ए न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, सेकंड है ए न्यू ड्रग दैट हैज़ नेवर बीन यूज्ड बिफोर, सेकंड है, थर्ड हो गया, थर्ड है ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, और फोर्थ है एन इन्वेंशन रिलेटेड टू ए न्यू केमिकल प्रोसेस। यानी कि कौन सा इसमें से पेटेंटेबल इन्वेंशन नहीं है? तो वो है हमारा, कौन सा है? वो है हमारा सी ऑप्शन। यानी कि जो एग्रीकल्चर और हार्टिकुलेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड मेथड है उन्हें पेटेंटेबल कंसीडर नहीं किया जाता है। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 3E के तहत कृषि और बागवानी उत्पादन की विधि को पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं माना जाता है। ऐसी विधियाँ पारंपरिक प्रथा या फिर प्राकृतिक प्रक्रियाएं मानी जाती हैं और इन्हें आविष्कारात्मक की आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं। इन्हें आवश्यकात्मकता की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी ए नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन under Patent Act 1917, an invention that is a favorious or contrary to the public order? कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो कि गलत तरीके की इन्वेंशन है और पब्लिक के लिए वो सही नहीं है तो उसे पेटेंटेबल नहीं किया जाएगा। धारा 3B के तहत जो आविष्कार हास्यास्पदक हो, स्पर्धक हो या जो सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य या नैतिकता के खिलाफ हो उन्हें पेटेंट योग्य नहीं माना जाता। और इसमें वह आविष्कार शामिल है जो समाज विरोधी व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं या फिर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। तो ऐसे में इस तरीके की इन्वेंशन को पेटेंटेबल इन्वेंशन नहीं माना जाता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 ऑफ द पेटेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूड फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी? यानी इन सभी में से किसको एक्सक्लूड किया गया है, बाहर जो है उसे किया गया है? पहला ऑप्शन है ए प्रोसेस फॉर मेकिंग ए फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट, सेकेंड है एन इन्वेंशन रिलेटेड टू द एथलेटिक डिज़ाइन, थर्ड है ए प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट, फोर्थ है ए मशीन यूज इन ए एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर एन इन्वेंशन रिलेटेड टू द एथलेटिकल डिज़ाइन इसको एक्सक्लूड किया गया है। धारा 3C के तहत सौंदर्यात्मक डिज़ाइन या केवल सजावटी विशेषताओं से संबंधित आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं होते। इस प्रकार के डिज़ाइन को
इस प्रकार के डिज़ाइन को डिज़ाइन अधिनियम 2000 के तहत अलग से सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन इन्हें पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट नहीं किया जा सकता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following invention is not excluded from the patentability under this section of the Patent Act 1970? यानी कि किसको अब एक्सक्लूड नहीं किया गया है, यह पूछा गया है। ए मेथड ऑफ ए साइंटिफिक डिस्कवरी, ए मैथमेटिकल मेथड, ए न्यू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ए न्यू केमिकल कंपाउंड। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के रिगार्डिंग न्यू प्रोसेस है उसे एक्सक्लूड नहीं किया जाता। धारा 3(1) के तहत यदि एक नया औद्योगिक प्रक्रिया नवीनता, आविष्कारशीलता और उपयोगिता की शर्तों को पूरा करती है तो उसे पेटेंट योग्य माना जाता है और वैज्ञानिक खोजों, गणितीय सूत्रों, अमूर्त विचारों से संबंधित विधि पेटेंट के योग्य नहीं है, लेकिन औद्योगिक प्रक्रियाएं नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ पेटेंट एक्ट 1917 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन? तो ए न्यू मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग कैंसर इज नॉट ए नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन। एक नवा या नई दवा विशेष रूप से यदि इसमें नवीनतम गुण या उपयोगिता हो तो पेटेंट अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य है। धारा 3 नई दवाओं से संबंधित चिकित्सा आविष्कारों को बाहर नहीं करती है। इसके विपरीत शल्य चिकित्सा विधि धारा 3(1) प्राकृतिक उत्पादन धारा 3(e) और कुछ जैविक प्रक्रिया धारा 3(b) बाहर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु कैन फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 6 ऑफ ए पेटेंट एक्ट? द इन्वेंटर और हिज असाइनी कैन फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1917। धारा 6 के तहत पेटेंट आवेदन केवल आविष्कारक और उसकी संपत्ति हस्तांतरकर्ता यानी कि असाइनी के द्वारा किया जा सकता है। यदि आविष्कारक ने अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं तो असाइनी आविष्कारक की ओर से आवेदन दायर कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इफ़ एन invention is made during the course of employment, who has the right to file the patent application for it? Employer and employer based on the agreement. यदि एक आविष्कारक कर्मचारी द्वारा उसकी नौकरी के दौरान किया जाता है, एक आविष्कार कर्मचारी के द्वारा उसकी नौकरी के दौरान किया जाता है तो पेटेंट आवेदन दायर करने का अधिकार सामान्यतः कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच के समझौते पर निर्भर करता है। धारा 6 के अनुसार यह अधिकार कर्मचारी या नियोक्ता में से किसी के पास हो सकता है समझौतों की शर्तों के आधार पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 6 ऑफ ए पेटेंट एक्ट 1917 हु इज कंसिडर द पेटेंटी इन द केस ऑफ एन असाइनमेंट of a right? The person who is assigned the right is the correct answer. जब आविष्कारक अपने अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंपते हैं तो वह व्यक्ति धारा 6 के तहत पेटेंट धारी बन जाता है और असाइनी को पेटेंट अधिकारों का नया धारक माना जाता है और वह पेटेंट से संबंधित सभी अधिकारों का उपयोग कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 6 कैन ए पेटेंट एप्लीकेशन बी फाइल्ड बाय ए पर्सन हु इज नॉट द इन्वेंटर प्रोवाइडेड दे हैव ऑब्टेन द इन्वेंटर कंसेंट? यस, ओनली इफ द इन्वेंटर कंसेंट। धारा 6 के तहत यदि आविष्कारक की सहमति हो तो कोई अन्य व्यक्ति पेटेंट आवेदन दायर कर सकता है। बिना आविष्कारक की सहमति के
आवेदन दायर नहीं किया जा सकता यदि आविष्कार के अधिकार हस्तांतरित कर दिए गए हैं तो असाइनी आवेदन दायर कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट हैपन इफ द इन्वेंटर डज नॉट assign the right but the invention is made under the employment? The inventor must be file the patent application on their own, यानी कि वो पेटेंट एप्लीकेशन को बनाएगा। यदि आविष्कारक अपने अधिकार नियोक्ता को हस्तांतरित नहीं करता है तो आविष्कारक को सव्य पेटेंट आवेदन दायर करना होगा। हालांकि नियोक्ता के पास कुछ शर्तों के तहत अधिकार हो सकता है और बाद में नियोक्ता आविष्कार के लाभ या फिर मुआवजे का दावा कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 7 ऑफ ए पेटेंट एक्ट 1917, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट when filing a patent application in India? फर्स्ट ऑप्शन है द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट इन ए ट्रिप्लिकेट, यानी कि 3 प्रतियों में। सेकंड है द एप्लीकेंट मस्ट बी इन रेजाइडिंग ऑफ एन इंडिया। तीसरा है द एप्लीकेंट मस्ट बी इंक्लूड ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। चौथा है द पेटेंट एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल इन इंग्लिश ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि द एप्लीकेशन मस्ट बी इंक्लूड ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन is a necessary requirement when filing a patent application in India। धारा 7 के अनुसार जब पेटेंट आवेदन भारत में दायर किया जाता है तो उसे आविष्कारक का विवरण देने वाली पूर्ण विशेषता शामिल होनी चाहिए और यह पेटेंट के दायरे का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। आवेदन किसी भी भाषा में दायर किया जा सकता है लेकिन विशिष्टता पूरी होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 7 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1917, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कॉपी रिक्वायर्ड टू फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया? तो 2 कॉपीज़ जो है फाइल करनी होती है मिनिमम। धारा 7 के अनुसार पेटेंट आवेदन दायर करते समय कम से कम 2 प्रति एक कार्यालय के लिए और एक आवेदक के लिए प्रस्तुत करनी होती है। अतिरिक्त प्रतियां नियमों के अनुसार या फिर पेटेंट कार्यालय के द्वारा अनुरोध पर प्रदान की जा सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 7 ऑफ द Patent Act 1917, what should be done if the applicant wish to file a patent application for the invention made outside India? The applicant must submit a declaration and stated the foreign application number। यदि आवेदक किसी ऐसे आविष्कार के लिए पेटेंट आवेदन दायर कर रहा है जो भारत के बाहर बनाया गया है तो धारा 7 के तहत आवेदक को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है जिसमें विशेष आवेदन संख्या, आवेदन की तारीख और जिस देश में आवेदन दायर किया गया था उसकी जानकारी दी जाती है और यह पेटेंट आवेदक की प्राथमिकता स्थापित करने में मदद करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 7 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1917, when can a applicant file a patent application? Any time after the invention is complete। धारा 7 के अनुसार आवेदक पेटेंट आवेदन किसी भी समय दायर कर सकता है बशर्ते आविष्कार पूरा हो और वह पेटेंट के योग्य हो। आवेदन दायर करने से पहले बाजार सर्वेक्षण या फिर नवाचार प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेक्शन 7 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1917 नॉट स्पेसिफिकली अबाउट द पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस? द एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। धारा 7 पेटेंट आवेदन प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट प्रारूप निर्धारित नहीं करती। इसमें केवल पूर्ण विशिष्टता प्रतियां प्रस्तुत करने और शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता बताई गई है।
लेकिन आवेदन के लिए एक विशिष्ट प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 व्हाट इज द applicant duty regarding the foreign patent application to disclose the detail of any foreign application related to the invention। धारा 8 के तहत आवेदक का कर्तव्य है कि वो भारतीय पेटेंट कार्यालय को उसकी आविष्कार से संबंधित किसी भी विदेशी पेटेंट आवेदन के बारे में जानकारी दे। इसमें आवेदन संख्या, तारीख और उन देशों का विवरण शामिल है जहां आवेदन दायर या फिर स्वीकार किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What happen if the applicant failed to disclose the foreign patent application? Under section number 8 of the Patent Act 1970, the patent application may be refused or rejected। यदि आवेदन धारा 8 के तहत विदेशी पेटेंट आवेदन की जानकारी नहीं देता तो पेटेंट आवेदन को भारत में अस्वीकार या खारिज किया जा सकता है। पेटेंट कार्यालय के पास यह अधिकार है कि वह आवेदन द्वारा आवश्यक जानकारी न देने पर आवेदन को अस्वीकार कर दे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1917 हाउ ऑफन मस्ट द अप्लीकेंट अपडेट द इंडियन पेटेंट ऑफिस अबाउट द स्टेटस ऑफ ए फॉरेन application as and when requested by the patent office। धारा 8 के तहत आवेदक को किसी भी विदेशी आवेदन की स्थिति के बारे में भारतीय पेटेंट कार्यालय को जब भी अनुरोध किया जाए उद्यतन जानकारी प्रदान करनी होती है और यह सुनिश्चित करना है कि पेटेंट कार्यालय के पास अन्य देशों के पेटेंट की स्थिति की उद्धृत जानकारी हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What information must the applicant provide under section number 8 of the Patent Act 1970 in related to the foreign patent application? The country in which the application has been filed or granted। धारा 8 के तहत आवेदक को उन देशों के बारे में जानकारी प्रदान करनी होती है जहां विदेशी आवेदन दायर या स्वीकार किया गया है। इससे आवेदक संख्या और तारीखों के साथ साथ वह देश शामिल होते हैं जहां पेटेंट दायर किया गया या स्वीकार किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1917 व्हेन मस्ट द एप्लीकेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन एप्लीकेशन एज सून एज द फॉरेन एप्लीकेशन इज फाइल्ड और ग्रांटेड और अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेटेंट ऑफिस। आवेदक को विदेशी आवेदन के दायर होने या स्वीकार होने के बाद या फिर भारतीय पेटेंट कार्यालय के अनुरोध पर विदेशी आवेदन की जानकारी प्रदान करनी होती है और यह पारदर्शिता सुनिश्चित करनी है और विभिन्न क्षेत्रों में पेटेंट अधिकारों को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद से बचने में मदद करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। According to the section number 9 of the Patent Act 1970, how long is the time period for filing a patent application in India after the publication of an invention? वो है 12 मंथ। धारा 9 के तहत पेटेंट आवेदन दायर करने के लिए आविष्कार के प्रकाशन की तारीख से 12 महीने का समय होता है। यदि आवेदन इस समय सीमा के भीतर दायर नहीं किया जाता है तो आवेदक को भारत में उस आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त करने का अधिकार खो सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द पेटेंट एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 9 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970? फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट एंड क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वेंशन। सेकंड ऑप्शन है ओनली द नेम ऑफ द इन्वेंटर। थर्ड ऑप्शन है जस्ट ए समरी ऑफ इन्वेंशन।
फोर्थ ऑप्शन है ओनली द टेक्निकल फील्ड ऑफ द इन्वेंशन। कंप्लीट एंड क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वेंशन इज द करेक्ट आंसर। धारा 9 के तहत पेटेंट आवेदन में आविष्कार के पूर्ण और स्वीकार स्पष्ट विशिष्टता का विवरण देना आवश्यक होता है और इसमें आविष्कार का विस्तृत विवरण, उसका कार्य प्रणाली और उपयोग शामिल होना चाहिए ताकि पेटेंट कार्यालय यह मूल्यांकन कर सके कि आविष्कार पेटेंट योग्य है या नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1917, इफ ए पेटेंट एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड विद इन ए प्रिस्क्राइब पीरियड आफ्टर पब्लिकेशन, व्हाट कैन हैपन? द एप्लीकेंट मस्ट बी लॉस्ट द राइट टू सीक एंड पेटेंट, यानी कि जो पेटेंट की वो मांग कर रहा है उसका जो राइट है वो क्लोज हो जाएगा या वो लॉस्ट कर देगा। यदि पेटेंट आवेदन निर्धारित अवधि प्रकाशन के 12 महीने के भीतर में दायर नहीं किया जाता तो आवेदक पेटेंट प्राप्त करने का अधिकार खो देता है और उस आविष्कार को भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत संरक्षण के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस इफ एन एप्लीकेंट failed to comply under section number 9 of a Patent Act 1917 regarding the filing timeline? The patent application may become invalid or withdraw. यदि आवेदक धारा 9 के तहत आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा का पालन नहीं करता है तो पेटेंट आवेदन अमान्य या वापसी के लिए जा सकता है और निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के बाद आवेदक उस आविष्कार के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 9 ऑफ ए पेटेंट एक्ट 1970, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइलिंग ए पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया, द इन्वेंटर और द असाइनी? धारा 9 के तहत आविष्कारक या फिर उसका असाइनी जिसे आविष्कार के अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं पेटेंट आवेदन दायर करने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि आविष्कारक ने अपने अधिकार और असाइनी को सौंप दिए हैं तो असाइनी आविष्कारक की ओर से आवेदन दायर कर सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is required to be included in a complete specification according to section number 10 of the Patent Act 1970? A complete description of invention included its uses. धारा 10 के तहत पूर्ण विशिष्टता में आविष्कार का विस्तृत विवरण, उसके कार्य, संरचना और उपयोग को शामिल करना आवश्यक है। इससे पेटेंट कार्यालय को यह मूल्यांकन करने में मदद मिलती है कि क्या आविष्कार नया है या फिर पेटेंट सुरक्षा के योग्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अंडर द सेक्शन नंबर 10 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1917? ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रायर आर्ट। धारा 10 के तहत पूर्ण विशिष्टता में आविष्कार का विवरण, उसके प्रदर्शन करने के सर्वोच्चतम विधि और इसके उपयोग को शामिल करना आवश्यक है। हालांकि पूर्ण काल यानी कि वर्तमान आविष्कार का विस्तृत विवरण इस धारा के तहत अनिवार्य नहीं है, हालांकि यह नए को साबित करने में सहायक हो सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफ ए पेटेंट एक्ट, व्हाट मस्ट ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द इन्वेंशन? ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कैरी आउट द इन्वेंशन। धारा 10 के अनुसार पूर्ण विशिष्टता में आविष्कार को लागू करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके का विवरण होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संबंधित क्षेत्र में
कौशल रखने वाले व्यक्ति दी गई जानकारी के आधार पर आविष्कार को दोहरा सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the consequences if a complete specification fail to disclose the best method for carrying out the invention as required by section number 10 of the Patent Act 1970? The application may be refused. यदि पूर्ण विशिष्टता में आविष्कार को लागू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं बताया गया है तो पेटेंट आवेदक को पेटेंट कार्यालय के द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। और पेटेंट योग्यता के लिए पूर्ण और स्पष्ट विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंप्लीट specification under section number 10 of the Patent Act 1917? A drawing or diagram illustrating the invention. धारा 10 के तहत पूर्ण विशिष्टता में किसी भी आरेख या चित्र को शामिल करना आवश्यक है जो आविष्कार को समझने में मदद करे, और यह दृश्य सहायक उपकरण अक्सर आविष्कार के कार्य प्रणाली और विशेषताओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आवश्यक होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 10 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1917, व्हाट मस्ट ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड? ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेंशन विच डील विद द बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग इट। धारा 10 के अनुसार पूर्ण विशिष्टता में आविष्कार का विस्तृत विवरण होना चाहिए जिसमें इसे लागू करने की सर्वश्रेष्ठ विधि भी शामिल हो, और यह सुनिश्चित करना है कि आविष्कार को स्पष्ट रूप से समझा जा सके और संबंधित क्षेत्र में कुशल व्यक्ति द्वारा उसे दोहराया जा सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What happens if a complete specification does not describe the best method of performing the invention under section number 10 of a Patent Act 1917? The application may be rejected or refused. यदि पूर्ण विशिष्टता में आविष्कार को लागू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं बताया गया है तो आवेदक को अस्वीकृत या फिर खारिज किया जा सकता है, और यह आवश्यक है कि आवेदक पर्याप्त जानकारी प्रदान करे ताकि संबंधित क्षेत्र में कुशल व्यक्ति आविष्कार को लागू कर सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1917, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट फॉर ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन? ए ड्राइंग और डायग्राम इल्यूस्ट्रेटिंग द इन्वेंशन। धारा 10 के तहत पूर्ण विशिष्टता में आरेख या चित्र शामिल होने चाहिए जो यह आविष्कार को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आवश्यक हो। यह दृश्य सहायक उपकरण विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब आविष्कार में जटिल डिज़ाइन या घटक शामिल होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट मस्ट बी डिस्क्लोज इन ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 10 ऑफ द Patent Act 1917? The best method of performing the invention is the correct answer. सेक्शन नंबर 10 के तहत पूर्ण विशिष्टता में आविष्कार को लागू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीके का विस्तृत विवरण होना चाहिए, और यह सुनिश्चित करता है कि आविष्कार को दोहराया जा सकता है और इसे संबंधित काल में कुशल व्यक्ति के द्वारा व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ नॉट ए रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफ पेटेंट एक्ट फॉर ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन? द इन्वेंटर पर्सनल हिस्ट्री। सेक्शन 10 के तहत पूर्ण विशिष्टता में आविष्कार का विस्तृत विवरण उसे लागू करने का सर्वोच्चतम
तरीका और इसे उपयोग का विवरण होना चाहिए, लेकिन इसे आविष्कारक का व्यक्तिगत इतिहास आवश्यक नहीं है। ध्यान मुख्य रूप से आविष्कार के तकनीकी पहलुओं और कार्य क्षमताओं पर होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर examining the patent application under section number 11 of a patent act? The patent examiner। धारा 11 के तहत पेटेंट आवेदन की परीक्षा पेटेंट परीक्षण के द्वारा की जाती है। पेटेंट परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि आविष्कारक पेटेंट प्राप्त करने की आवश्यकताओं जैसे नवीनता, आविष्कारक कदम और औद्योगिक उपयोगिताओं से मेल खाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द फाइलिंग ए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ए पेटेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन नंबर 11 ऑफ ए पेटेंट एक्ट? 18 मंथ। धारा 11B के अनुसार पेटेंट आवेदन की परीक्षा के लिए 18 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। यदि अवधि आवेदक की तिथि या फिर प्रकाशन की तिथि में से जो भी बाद में हो से शुरू होती है। यदि यह समय सीमा पूरी नहीं की जाती तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the role of a patent examiner under section number 11 of the Patent Act 1917? To examine the application for the compliance with patentability requirement is the role of the patent examiner। धारा 11 के तहत पेटेंट परीक्षक का मुख्य कार्य पेटेंट आवेदन की परीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके